दफा 370 की मनसूखी के बाद एक महीने बाद वादी कश्मीर के लोगों को राहत मिली है। बीती शब से लैंडलाइन खदमात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। बेशतर एक्सचेंज काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी के बाद मवासिलाती निज़ाम यहाँ पर ठप था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि 30 दिनों के बाद तरक्की के रोड मैप को लेकर भी लगातार जो बंदिशें आयद की गई थी उसमें कमी भी बढ़ती जा रही है। वहीं लैंडलाइन खदमात पूरी तरीके से बहाल कर दी गई हैं। अगर सिचुएशन की बात करें वादी कश्मीर की, तो वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में दफा 144 नाफिज है, वहीं बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि जब दफा 370 की मनसूखी की गई उसके बाद मेन स्ट्रीम के लीडरान को नज़रबंद रखा गया है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया अपनी वालिदा से मुलाकात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 से जुड़ी आज अर्जियों पर समाअत भी हुई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब वो अपनी वालिदा से मिल सकेंगी। हालांकि वक्त का तयन उन्हें खुद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट से अपनी वालिदा से मुलाकात की इल्तिजा मुफ्ती ने इजाजत मांगी थी। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला नज़रबंद हैं, जिसमें वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी दफ़ा 370 की मनसूखी के पहले ही उन्हें नज़रबंद किया गया था। उसके बाद अगर बात करें सिचुएशन के हवाले से और साथ ही साथ अगर यूसुफ तारिगामी के हवाले से बात की जाए तो इस अर्जी पर भी आज समाअत हुई। सीताराम येचूरी कुछ दिन पहले अपने दोस्त यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए पहुंचे थे और आज उन्होंने उस हलफनामे पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में नज़रबंद सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पर समाअत की। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तारिगामी को बेहतर तिब्बी सहूलत दी जा रही है, लिहाजा उन्हें मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारिगामी को एम्स शिफ्ट करने के लिए कहा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ख़ानदान के एक शख्स को भी तारिगामी के साथ रखा जा सकता है। तो तारिगामी के लिए भी राहत की खबर है। वहीं मरकज़ कश्मीर की तरक्की को महमेज देने की पूरी तैयारी भी कर चुका है, यानी सिचुएशन को लगातार रीस्टोर करने की भी कोशिश की जा रही है। और उधर मरकज़ का फोकस ये है कि तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख गामजन हो और इसीलिए रोड मैप तैयार किया गया है और इसी रोड मैप की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के पास इस रोड मैप की पूरी जानकारी मौजूद है। पिछले एक महीने में नज़्म नस्क को बनाए रखने में हुकूमत कामयाब रही है। किसी बड़े तशद्दुद की खबर मौसूल नहीं हुई है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं बार बार कि मरकज़ किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है और तरक्की की ये रफ्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किन किन सेक्टर्स में पहुंचेगी, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। DPIIT के साथ मुल्क के एक इन्वेस्टर्स सम्मेलन का भी इनेकाद किया जाएगा। बड़ी सनतों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लाया जाएगा। इसी तरीके से तालीम के हवाले से भी वहाँ पर काम किया जाएगा। रोड मैप में इसका जिक्र किया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जैसा ही महकमे सयाहत को फ़रोग दिया जाएगा, तरक्की दी जाएगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो तिब्बी खदमात के लिए बड़े इदारों की शाखों का भी क़याम अमल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लाया जाएगा। तो ये वो रोड मैप है जो मरकज़ की जानिब से तैयार किया गया है और इसी रोड मैप के जरिए आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की की रफ्तार पहुंचेगी। यानी मरकज़ पूरी तरीके से इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि बकिया रियासतों की तरह किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की पहुंचाई जाए। Soon after Prime Minister Modi took over in 2014, one of the earliest statements made by him was that everything would be done to bring Northeast and the other peripheral states like Jammu and Kashmir at par with the other developed parts of India. And I'm sure this would be a win-win outcome for entire India, particularly the hill states, which always included 11 states, 8 those of Northeast and the other 3 those of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir, which is now going to be a union territory, and Ladakh, which was not getting a focused attention, rather was a victim of deliberate political discrimination. It is comprised largely of a scheduled tribe population, but still did not have a reservation. Unlike the benefit which was available to the tribes in Northeast, will also now get the benefit of all those provisions which are available
to the tribes and the other weaker sections in the rest of the country. I have sent a team of Ministry of Donor, which is beginning its tour from today. So they will travel to different parts of the country, different parts of Jammu Kashmir and Ladakh. And as far as sending the team to Jammu and Kashmir is concerned, as far as organic farming is concerned. But now we find that we have startup groups coming from Gujarat and Karnataka. And if this goes on, then Northeast will soon become a favorite destination for young startups from all over India. So why could we replicate this in Jammu and Kashmir, which are similar, like for example fruit processing? With that motive and a good intention, a team is undertaking a tour to study these different areas. We have horticulture, we have handicrafts, and in a big way, self-help groups and exchange of practices and skills, because there is similar conditions and to an extent similar ethnic crafts also. तो मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मरकजी सरकार का पूरा फोकस है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डेवलपमेंट के तरक्की के काम जो है पहुंचाया जाए और तरक्की की रफ्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहुंचे। इसी इशू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन 1 महीने के बाद लैंडलाइन बहाल हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और श्रीनगर में भी बहाल की गई है पूरी तरीके से। और क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त वहां पर बनी हुई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, किस किस सेक्टर की तरक्की का खाका सरकार की तरफ से बनाया गया है और इस खाके में किन किन सेक्टर में मजीद तरक्की की बात कही जा रही है, तफसील से बताइएगा। सना, आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाए हुए आज पूरा 1 महीना हो चुका है। पिछले अगस्त 5 को ये हटाया गया था, अनाउंस किया गया था पार्लियामेंट में। एचएम अमित शाह ने इसको अनाउंस किया था और अब 1 महीने बाद हम ये देख रहे हैं कि कोई बड़ी वायलेंस की घटना नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, किसी बड़ी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं साथ ही साथ इस 1 महीने के अंदर ये भी तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया है कि किस तरह से आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली जाएगी। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए किस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपना रोल अदा करेंगी। इसमें सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके चलते अब बीएसएफ और सीआरपीएफ की एक बटालियन रेज़ की जाएगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, ताकि वहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, जबकि 31 अक्टूबर के बाद ये वास्तविक बन जाएगा, वो यूनियन टेरिटरीज बन जाएगी, तो उसके बाद जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको वही तमाम बेनिफिट मिलेंगे जो कि बाकी यूनियन टेरिटरीज़ जैसे चंडीगढ़, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज़ को मिलते हैं। वहीं साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनको भी यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ की तरह ही तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें 7th पे कमीशन भी शामिल है। जल्द ही ये माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर को ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। वहीं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे अगर पावर मिनिस्ट्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पावर टैरिफ को कम करने को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। वही हेल्थ सेक्टर में जो तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स देश भर में हैं उनसे भी कहा जाएगा कि अपनी फैसिलिटीज़ वो जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड करें। उसी तरह से फोकस एजुकेशन पर भी रहेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो भी तमाम शॉर्टलिस्ट करेगी उन तमाम हाई एंड या यूँ कहें कि जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं देश भर में, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो भी अपने जो कैंपस हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खोले। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में, चाहे टूरिज़्म की बात करें, नौकरियों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बड़ा कदम ये उठाया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, यानी टैक्स फ्री किया जाएगा करीब 7 सालों के लिए। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री वहां लगाना चाहता है तो 7 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं जीएसटी में भी 3 साल तक की छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्रपोजल है, एक ऐसा प्लान है जिसके चलते आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी कर, जाहिर सी बात है। और ये खाका जो है वो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से फोकस करती हुई मरकजी सरकार दिखाई दे रही है। और सुशील पांडे भी इस बीच हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी। तो आज हमने देखा
देखा कि कई अर्जियों पर समाअत हुई। अगर अनुराधा भसीन की बात कर लें, अलीमुद्दीन की बात कर लें या फिर इल्तिजा मुफ्ती की बात कर लें, यूसुफ तारिगामी की बात कर लें, तो कई अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। तफसील से बताइएगा कि इन तमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज क्या कुछ कहा गया। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 4 हैबियस कॉर्पस पिटीशंस फाइल की गई थी। पहली जो हैबियस कॉर्पस पिटीशन थी वो सीपीएम के जो नेता हैं सीताराम येचुरी, उनकी तरफ से थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो फाइल की थी उसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं यूसुफ तारिगामी, वो फिलहाल कश्मीर में हैं और उनका जो स्वास्थ्य वो ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें मिलने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उन्हें कश्मीर जाने का आदेश दिया था और ये कहा था कि आप उनसे मुलाकात करें और उसके बाद अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। सीताराम येचुरी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि उनसे उनकी जो मुलाकात हुई है वो ठीक तरीके से हुई है, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस अपील को मान लिया है और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि यूसुफ तारिगामी को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए और ये व्यवस्था सरकार करेगी। वहीं वहां के जो डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे बातचीत करके ही ये फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ तारिगामी के परिवार के एक सदस्य को भी यहां पर इजाजत दी है कि वो एम्स में रहेंगे। दूसरी जो हैबियस कॉर्पस पिटीशन थी वो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की तरफ से थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये अपील की थी कि उन्हें उनकी मां से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि 2 से 3 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी याचिका का निस्तारण करते हुए इल्तिजा को उनकी मां से मिलने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा है कि इल्तिजा खुद समय और तारीख निर्धारित करें, लेकिन जब भी वो अपनी मां से मिलने जाएं तो वहां के जो लोकल अथॉरिटी हैं उनसे उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। तीसरी जो हैबियस कॉर्पस पिटीशन थी वो फिलहाल जामिया के उस लड़के के द्वारा थी जिसके पेरेंट्स अनंतनाग में थे। उन्होंने भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके ये बताया है कि उनसे उनके माता पिता की मुलाकात हो गई है, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये फ्रीडम दे रखा है कि अगर वो दोबारा भी जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकते हैं। वहीं इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि कश्मीर के हालात को लेकर बार बार जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, उन तमाम दलीलों को केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने खारिज किया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि लगातार गृह मंत्रालय और सरकार की नजर कश्मीर के छोटे छोटे इशू पर है, उनकी नजरें वहां पर बनी हुई हैं। घाटी में लगभग 80% लैंडलाइन को खोल दिया गया है और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां के लोगों को अस्पताल तक भी एक्सेस नहीं होने दिया जा रहा है, उसकी भी दलीलों को खारिज किया है केंद्र सरकार। उन्होंने कहा है कि लगभग 4000 से ज्यादा लोगों का इलाज वहां पर हो रहा है, 4000 से ज्यादा माइनर सर्जरीज भी हुए हैं, यानी कि ये साफ है कि वहां के अस्पतालों को भी खोला गया है। चूंकि जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे सरकार उन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर सरकार जम्मू कश्मीर पर नजर बनाकर तमाम उन जगहों को फिलहाल खोल रही है जहां पर धारा 144 लगाया गया है, वहां उन धारा 144 को हटा भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उन्होंने ये कहा कि वहां पर प्रेस को काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से मना कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रेस को लेकर वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, शुरू से प्रेस वहां काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 16 तारीख को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन आज की सुनवाई में एक बात जो साफ है वो ये है कि सरकार ने एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं और हर भरसक प्रयास, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो मेडिकल की दृष्टि से हो, उन तमाम पहलुओं पर धीरे धीरे रियायत बरती जा रही है। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया और यकीन दहानी कराई गई सरकार की तमाम चीजों का खाका एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और ये बात कहने की कोशिश की गई कि कश्मीर में हालात जो हैं वो काबू में हैं। और कश्मीर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर काफी देर से हमें सुन रहे हैं। शब्बीर, आपने सुशील पांडे को सुना और साथ ही साथ शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खाका तैयार किया गया है उसके हवाले से भी आपने सुना। अगर बात बंदिशों की कर ली जाए, हमने देखा है कि 370 की मनसूखी के तकरीबन 1 महीने बाद आज लैंडलाइन खिदमात जो है बहाल कर ली गई हैं, इसका लोग क्या कुछ रद्दमल का इजहार कर रहे हैं ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ अगर बंदिशों के हवाले से बात की जाए तो क्या कुछ सड़कों पर आप वहां पर देख पा रहे हैं?
देखिए, बंदिशों के ताल्लुक से पहले बताना चाहेंगे, बंदिशें हटाई गई हैं काफ़ी इलाकों से, और जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी खासी तादाद में गाड़ियाँ, निजी गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं। लेकिन साथ ही ये बताना भी ज़रूरी है कि जो मेन बाज़ार हैं वो बदस्तूर बंद हैं। कई इलाकों में सुबह और शाम में कुछ दुकानें खुलती हैं जो 10 बजे आते आते बंद हो जाती हैं और फिर शाम में ही कुछ वक्त के लिए खुल जाती हैं ज़रूरी सामान के लिए। तालीमी इदारे बंद हैं और जो ज़िंदगी के बाकी कारोबार हैं वो भी फ़िलहाल बंद हैं। जहाँ तक सवाल है कि मवासलात का बहुत बड़ी राहत है यहाँ आवाम के लिए। हालांकि ये भी जानते हैं कि ज़्यादा लैंडलाइंस अब मौजूद नहीं रहे हैं मोबाइल के दौर के बाद, लेकिन फिर भी एक कॉलोनी में कम से कम कुछ लैंडलाइंस हैं और जो अब तकरीबन बेशतर जारी कर दी गई हैं वो अब बहाल है और लोगों के लिए आज बड़ी राहत है और लोग इस पे काफ़ी इसको बहुत अच्छा कदम समझते हैं, जिसकी कई दिनों से मांग थी। लेकिन साथ में ये भी मांग अब उठ रही है कि कम से कम BSNL के ही सही लेकिन मोबाइल फ़ोन भी खोले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को तरतीबवार तक इंटरनेट पर लाया जाए, क्योंकि ये अब आज के दौर का जो अमल है, आज के दौर के जो तकाज़े हैं वो ज़्यादातर चाहे तलबा हो चाहे कारोबारी इदारे हों। कल ही हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक सेंटर खोला जहाँ पे बच्चे अपना अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हो, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन भरे जाते हैं और ठेकेदारों के टेंडर सब ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में अब ये भी मांग उठ रही है कि इस अमल को भी तेज़ किया जाए। मुनज़्ज़र जी, जाहिर सी बात है। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से शब्बीर बता रहे थे कि अभी बंदिशें हैं लेकिन कुछ इलाकों में बंदिशों में नरमी बरती जा रही है, उधर बंदिशों के हवाले से तो तफसीलात हमें मिल पा रही हैं, लेकिन तरक्की के रोड मैप के ताल्लुक से भी हम बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 के पास जो तरक्की का खाका मरकजी सरकार ने तैयार किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की करने का, क्या लगता है कि ये तरक्की का जो खाका रोड मैप तैयार किया गया है इसकी शुरुआत कब से कर दी जाएगी? शैलेंद्र वांगू, शैलेंद्र, आपको आवाज़ मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से तरक्की का खाका मरकज़ी सरकार की तरफ से बनाया गया है, अब इसी खाके के तहत जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। अब सवाल ये है कि इस खाके के ज़रिए ज़मीनी सतह पर कब से काम शुरू किया जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा। तो जम्मू कश्मीर में तरक्की का खाका यानी जम्मू कश्मीर में किस तरह से तरक्की की जाएगी, इस हवाले से मरकजी सरकार का फोकस पूरा मरकूज है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर। शैलेंद्र, आपसे सवाल ये था कि खाका तो तैयार कर लिया सरकार ने, उधर बंदिशें आयद हैं, अभी पूरी तरीके से मामूल पर जिंदगी नहीं लौटी है। इस बीच जो तरक्की के खाके के ताल्लुक ऐसे जो रोड मैप जो तैयार किया गया है, क्या लगता है कि बंदिशों के दरमियान इन तमाम चीज़ों को ज़मीनी सतह पर लाना चैलेंजिंग नहीं होगा सरकार के लिए? बिल्कुल सना, अब से एक महीना पहले हम भी जब श्रीनगर में थे तो बंदिशों को हमने भी वहाँ पर देखा है, हमने भी वहाँ पर कवरेज किया था करीब एक महीना पहले 10-12 दिनों के लिए। लेकिन अब से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अब से 2 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात हुई थी कुछ सरपंचों की जो कि जम्मू कश्मीर से आए थे, इसके अलावा फ्रूट ग्रोअर्स की और अलग अलग तबकों की मुलाकात हुई थी होम मिनिस्टर अमित शाह से। और मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि कम्युनिकेशन को लेके जल्द से जल्द इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। वही सरपंचों का ये कहना है कि होम मिनिस्टर ने उनको भरोसा दिलाया है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन के हवाले से जो रेस्ट्रिक्शंस उनको और कम कर दिया जाएगा। एक लगातार ये एक स्टेटमेंट ये भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस तरह की बंदिशें सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं ताकि जानो माल का नुकसान ना हो। और पिछले एक महीने में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक भी सिविलियन की डेथ नहीं हुई है, जिस तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर होते रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट होते रहे हैं, तो ऐसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कदम है जिसके चलते इस तरह के नुकसान पर रोक लगाई जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी लगातार सरकार देख रही है कि वहाँ पर जैसे जैसे हालात सुधरेंगे वैसे वैसे वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस को और
जो है हटाया जाएगा। वही अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो जाहिर तौर पर ये महीने 2 महीने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है जिसके चलते जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अगले महीने एक इन्वेस्टर समिट की तैयारी की जा रही है। आपको याद दिला दें कि जब आपसे कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी बहरीन और यूएई दौरे पर गए थे, उस वक्त भी ये कन्वे किया गया है दोनों मुल्कों से कि इन्वेस्टर समिट के लिए वो भी शामिल हों और वो अपने जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करें जम्मू कश्मीर में। तो एक तस्वीर बदलने की कोशिश इसकी चल रही है। वही साथ ही साथ ये शॉर्ट टर्म का ये प्रोग्राम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि 27 जुलाई को एक अहम मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री में, जिसको होम सेक्रेटरी ने चेयर किया था। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करीब 15 से 18 सेक्रेटरी शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसी में रोड मैप तैयार किया गया था कि हर मंत्रालय किस तरह से अपना एक योगदान दे सकता है, अपनी तरफ से इसमें अपना ये कह सकते हैं कि अपना क्या रोल उनका रहेगा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। तो उसी का एक खाका तैयार किया गया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बंदिशों को लेकर अभी कुछ मुश्किलें वहाँ पर लोगों को हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे वजूहात भी हैं। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के तरक्की को लेकर, लद्दाख की तरक्की को लेकर सरकार के पास रोड मैप है और उस पर जल्द ही जल्द काम भी किया जाएगा। आज डोनर मिनिस्ट्री से भी एक डेलीगेशन पहुंचा है जम्मू कश्मीर, यानी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की तरक्की देखती है, उसको जम्मू कश्मीर भेजा गया है ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो अच्छे काम वहाँ पे किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसको किस तरह से जम्मू कश्मीर में लाया जाए और जम्मू कश्मीर की विकास को जल्द से जल्द तेज़ी से इसको डेवलप किया जाए। और साथ ही साथ पीएम ने भी सभी मिनिस्ट्री से कहा है कि जो भी हर मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर पर फोकस करे। आने वाले दिनों में हर मिनिस्ट्री से एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर जाएगा और ये देखेगा कि अपनी अपनी मिनिस्ट्री वहाँ पर क्या कुछ डेवलप कर सकती है, किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पिछले 70 सालों से 370 के चलते डेवलपमेंट वहां पर नहीं पहुंचा है, तो उसको जल्द से जल्द वहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, एक तरफ फोकस तो कर रही है मरकजी सरकार, उधर 370 के फायदे क्या हैं ये भी बताने की कोशिश मरकजी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है और इसके लिए कई सेमिनार्स और कई शऊर बेदारी मुहिम भी शुरुआत की जा रही है। शब्बीर, जिस तरीके से हमने देखा कि कई वफ्द वादी का जम्मू कश्मीर लद्दाख का रुख कर रहे हैं और अभी शैलेंद्र भी बता रहे थे और तरक्की का खाका भी तैयार कर लिया गया है कि इसके तहत कैसे तरक्की होगी, किन किन सेक्टर्स में वादी कश्मीर में तरक्की होगी, जम्मू में होगी, लद्दाख में होगी। क्या इस बात की जानकारी लोगों को वहां पर है? क्योंकि मवासलाती निज़ाम तो पूरी तरीके से ठप है, लोग कुछ जान नहीं पा रहे हैं बाहर क्या चल रहा है, मरकजी सरकार क्या मंशा रखती है आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद, ये भी नहीं मालूम चल पा रहा है। क्या लोगों को इसकी इत्तला है? देखिए सना, यहाँ पे इश्तहारात कुछ दिन से अखबारों में निकाले गए हैं। दफ़ा 370 कलअदम करने के जो फ़ायदे हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। उनमें जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक़ है, कश्मीर में ख़ास तौर पर लोग ख़बरों के बारे में बहुत तजस्सुस रखते हैं और ये आज ही नहीं है, पिछले 30-35 साल से ये सिलसिला जारी है और हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। आज के माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ जो भी बात करती है उसको यहाँ लोग सिर्फ एक बात के तौर पे नहीं लेते, बल्कि इस पे बहस भी होती है। क्या वाकई ऐसा होगा? इसको एक शक के घेरे में हर कदम रहता है मरकज़ का, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, मैं आपको बता दूँ, आज भी मैं वो इश्तिहार देख रहा था, बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए हैं अखबारों में, मकामी अखबारों में, जिसमें दफ़ा 370 कलअदम करने के फ़ायदे बताए गए हैं। मैं ईमानदारी से आपसे ये कहना चाहूँगा कि या तो वो इश्तिहार लिखने वालों ने दिलचस्पी उसमें ज़ाहिर इतनी दिखाई नहीं है, या फिर उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदे दिखाई नहीं दिए, सिवाय उसके कि उसमें यह कहा गया है कि जो बिजली की जो फीस होगी, टैरिफ्स होंगे, वो कम किए जाएंगे, या उसको एक जनरलाइज करके लिखा गया है कि यहाँ पे सनतें लगेंगी। वही जो पार्लियामेंट में बताया गया वही बातें दोहराई गई हैं। ये कैसे होगा, इस पे बहस नहीं हुई है। शैलेंद्र खूब समझते हैं दिल्ली में क्या बातें होती हैं, और जो रोड मैप की बात की गई है, शैलेंद्र की ज़बानी जब मैंने सुना तो मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद बंधी कि शायद कुछ हो रहा है।
लेकिन रोड मैप के ताल्लुक से जो मैंने बातें शैलेंद्र की ज़बानी सुना या कल से हम न्यूज़ 18 से चल रहा है कि इस तरह का खाका न्यूज़ 18 को मालूम हुआ है, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं मुझे ज़्यादा नई नहीं लग रही है। एक जैसे शैलेंद्र बता रहे थे कि एक लंबा रोड मैप है, इसमें कई साल लगेंगे पूरा करने में, लेकिन कश्मीर में इस वक्त लोगों को के दिल जीतने में और उनको वापस उस माहौल में लाने में जिसमें वो दफ़ा 370 कलअदम होने से पहले थे, उन हालात के लिए इमीडिएटली उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ पैकेज होंगे या कुछ बहुत अट्रैक्टिव कुछ चीज़ें होंगी जिनसे लोग शायद वो जिससे वो नाराज थे दफ़ा 370 कलअदम करने से, वो शायद वो भूल जाए। जी, वैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसमें बात सुशील पांडे, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे यूसुफ तारिगामी के हवाले से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि कब से कब तक इलाज वो करा सकते हैं दिल्ली में रहकर? जी देखिए सना, यूसुफ तारागामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है, उनसे एम्स के डॉक्टर संपर्क करेंगे और उनसे उनके जो हालात हैं वो बताएंगे कि कैसी स्थिति तारागामी की है, क्या वो ऐसी स्थिति में है कि वो मेडिकली वो ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम चीजें तय करेंगे डॉक्टर्स की टीम। डॉक्टर्स की टीम अगर ये कहेगी कि तारागामी यात्रा कर सकते हैं तो फिर राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी और उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई समय सारणी नहीं तय किया गया है कि इतने समय के भीतर उन्हें लाया जाए, क्योंकि मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर्स ही इस मामले में जो फैसला लेंगे वो लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो इलाज होगा यूसुफ तारागामी का वो दिल्ली में होगा। सीताराम येचुरी भी यही चाह रहे थे कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस अपील को मान लिया है। अब जम्मू कश्मीर की जो टीम उनकी जांच कर रही है वो फिलहाल ये एक सर्टिफिकेट देगी वहां के कंसर्न अथॉरिटी को और ये बताएगी कि उनकी स्थिति सामान्य है और वो यात्रा कर सकते हैं, तो यूसुफ तारागामी को कभी भी दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। जी, तो तरक्की की रोड मैप से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तस्वीरें बदलेंगी, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, शैलेंद्र आपका, सुशील आपका और शब्बीर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।